नमस्कार। द वायर के साथ आज इस इंटरव्यू में मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय माकन। अजय माकन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब जबकि दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस दोबारा होने जा रहे हैं, 2007 तक यहाँ पे पहले कांग्रेस एमसीडी को रूल करती रही, पर पिछले 10 साल में बीजेपी रही और इस बार एमसीडी चुनाव इस तरीके से फ़र्क है कि आम आदमी पार्टी, जो कि पिछली बार एक बहुत बड़े बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बना पाई थी, 70 में से 67 सीटें जीत के, वो भी इस बार पहली दफ़ा पूरा एमसीडी चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है, आपका मेन कॉन्टेस्ट किसके साथ है, आप या बीजेपी? देखिए, एक तो सबसे पहले कांग्रेस साधारणतः म्यूनिसिपल इलेक्शंस हम लोग दिल्ली में नहीं जीतते रहे हैं। हिस्टोरिकली ऐसे समय रहे हैं जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार रही है लेकिन कॉरपोरेशन में नहीं रही हैं। बहुत पहले इवन हमारे अभी कांग्रेस की पिछले 15 वर्ष की सरकार के बावजूद हम सिर्फ ये आखिर के सालों में हम सिर्फ यही 2002 से 2007 5 वर्ष सिर्फ कांग्रेस सत्ता में रही है। उससे पहले हम लोग कभी भी सत्ता में नहीं रहे, बल्कि 1991 के बाद जो ये नया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 25 वर्ष से भी ज़्यादा पूरे टोटल कार्यकाल में हम सिर्फ 5 वर्ष इसमें सत्ता में कॉरपोरेशन में रहे हैं। दूसरा, हमारा जो आपका मुख्य प्रश्न है कि इसमें किससे कंपटीशन है, हमारा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से कंपटीशन है। और ये अभी जो रजौरी गार्डन असेंबली इलेक्शंस के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स कल आ जाएंगे, तो आप लोग खुद उसको देखेंगे कि सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी का आपस में मुकाबला है। लोग बहुत नाराज़ हैं केजरीवाल और उनकी पार्टी से, जिस तरीके से बहुत हाई होप्स के साथ में लोगों ने 67 सीट्स उनको दी थी। लोगों को वो पूरे की पूरी जो होप्स हैं लोगों के डैश होते हुए नज़र आए हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय लड़ाई झगड़े के और बहाने के। आपने पीछे काफ़ी दफ़ा इश्यूज रेज किए कि कैसे एमसीडी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो देखते हुए कि आपको लगता नहीं कि लोग बीजेपी को ज्यादा पनिश करेंगे बनिस्बत आम आदमी पार्टी के, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली सरकार में है, कॉर्पोरेशन तो बीजेपी चला रही है। तो बीजेपी को पनिश करेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है और ना उनके पास में लोकल लेवल के लीडर्स हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लोग कर सकते हैं। तो इसलिए जब क्रेडिबिलिटी आम आदमी पार्टी की ज़ीरो होगी, अब अगर केजरीवाल कुछ भी प्रॉमिस करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि जो प्रॉमिस इन्होंने दिल्ली असेंबली में किया वो तो कभी पूरा नहीं हुआ और इसके अंदर कैसे पूरा करेंगे। तो इस वजह से बीजेपी से नाराज़गी, क्योंकि 10 वर्ष की लगातार उनके भ्रष्टाचार रहा है उनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में और लोग बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने उसको डील करने के लिए कोशिश ये करी कि सभी की टिकट्स सिटिंग काउंसलर्स की काट दी। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आप सबकी टिकट काटने के बाद में खुद एडमिट जब आप कर रहे हैं कि आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करप्ट थी, भ्रष्ट थी, तो उसके बाद में लोग क्यों आपके ऊपर विश्वास करके आपको वोट दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बात का भी खामियाजा उठाएगी कि उन्होंने जो टिकट काटी है तो वो वहाँ एक रेजिस्टेंस बिल्डअप हुई है, पर दूसरी तरफ लोगों का कुछ का मानना यह है कि बीजेपी दिखाना चाहती है कि ये मोदी सरकार के द्वारा दिए गए टिकट हैं, ये पुराने वाले टिकट नहीं हैं, ये नए किस्म के लीडर हैं जो कि हम ला रहे हैं। देखिए, इसमें फिर हमारा उनसे वापस प्रश्न ये है कि नए किस्म के लीडर हैं तो 3 वर्ष मोदी जी के नाक के नीचे दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अंडर परफॉर्म या नॉन परफॉर्म करती रही है, तो मोदी जी ने उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया? उनकी अपनी पार्टी थी। पूरे देश भर में मोदी जी ने स्वच्छ भारत का शुरुआत करी। जो फंड्स अपनी खुद की बीजेपी रूल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को दी, वो फंड्स खर्च नहीं कर पाए। वो लोग जो हैं 5 बार सफाई कर्मचारियों की दिल्ली के अंदर हड़ताल हो गई, उन लोगों को तनख्वाहें नहीं दे जा पा रहे हैं। आज जो है 1563 करोड़ रुपया सफाई कर्मचारियों के एरियर्स बकाया है, 1563 करोड़ के। आज हमारे स्कूल्स के जो कॉरपोरेशन के स्कूल्स हैं उसमें 1,30,000 स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्टूडेंट्स इन स्कूल से निकल चुके हैं बाहर। स्टूडेंट्स की संख्या कम हो गई है और बावजूद इसके स्टूडेंट्स की संख्या कम हो गई, टीचर स्टूडेंट रेशियो इस टाइम के ऊपर हाईएस्ट एवर है, क्योंकि नई टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास में तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, नए स्कूल्स के लिए पैसे नहीं है, मरम्मत के लिए पैसे नहीं है, बच्चे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से बीजेपी वोट भी मांगने की हिम्मत कर रही है, ये बड़ी अजीब सी बात है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी एक मेजर इशू रहा है दिल्ली में।
म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की कुछ फंडिंग सेंटर से होती है, कुछ ग्रांट्स दिल्ली सरकार देती है, कुछ वो अपना रेवेन्यू रेज करते हैं। ये जो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज अलग अलग इलेक्टेड बॉडीज पार्टीज अलग अलग जगह पे होती हैं, तो ये इस मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी को जो आप लोग सेंटर में थे, इसको एड्रेस करने के लिए आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? ये आपका सबसे पहले आपने एक चीज़ प्रिज्यूम कर ली है जो आपकी गलत प्रिजम्पशन है कि दिल्ली कॉरपोरेशन तभी ठीक होगी जबकि उसको ग्रांट सेंटर या स्टेट से मिलेगा। ये बेसिक प्रिजम्पशन ही गलत है। इसीलिए हमने सबसे पहले इसका फिस्कल रोड मैप हमने कॉरपोरेशन का दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मुंबई बीएमसी को देखें, उसके पास में 51,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी, इसके पास में 22,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। तो ये सब के सब लोग अब जो है टोटल हमारे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल 96% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर वो इंटरनल जनरेटेड है। वो सिर्फ 4% के ऊपर जो है वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से डिपेंडेंट है। 96% न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की टोटल एक्सपेंडिचर सेल्फ जनरेटेड है और फिर भी वो पैसा बचत कर देते हैं, जिससे मैंने आपको कहा 22,000 करोड़ का उनका फिक्स डिपॉजिट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का। हमारे यहाँ पर लीकेजेस इतनी है, हमारे यहाँ पर कॉरपोरेशन के अपनी खुद का विजन नहीं होने की वजह से कॉरपोरेशन जो है वो अपने फाइनेंशियली वो कर ही नहीं पा रही है। हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर टोल टैक्स कलेक्शन श्री राम टेस्ट इंस्टीट्यूट से इसी हमारे एमसीडी ने किया, तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि 1922 करोड़ का हर साल टोल टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। 5 साल का एवरेज सिर्फ 300 करोड़ पर ईयर का है। हमारे यहाँ पर आउटडोर एडवर्टीजमेंट के लिए इन लोगों को मुश्किल से पिछले 5 सालों का एवरेज 60-70 करोड़ रुपया आउटडोर एडवर्टीजमेंट का सिर्फ है, जबकि ये हर साल कम से कम 1,000 करोड़ का होना चाहिए। हमारे पार्किंग माफिया का, आप सब लोगों से जो पार्किंग ले लेते हैं, इनकी जेब में जा रहा होता है, इसके अंदर डिपॉजिट भी जो है ये कॉरपोरेशन के अंदर नहीं करते हैं। इसके अंदर भी बहुत बड़ा स्कैम है और बिल्कुल इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। खुद जो है अरुण जेटली जी ने जो इकोनॉमिक सर्वे में पूरी इंडिया का सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी का जब ले डाउन किया, करप्शन का ले डाउन किया, तो दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नीचे से 6th है। तो खुद जो है ये लोग ये मान रहे हैं कि दिल्ली के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी और इन टर्म्स ऑफ करप्शन इंडिया में नीचे से 6th नंबर पे है। हमारे को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी एक पैसा लेने की। हमने 2 साल का रोड मैप हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें विदिन 2 ईयर्स हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को हम सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। दिल्ली जैसी जगह जो कमर्शियली इतनी वाइबल सिटी है, इतनी वाइब्रेंट कमर्शियल सिटी है, हम लोग बॉम्बे से भी आगे कमर्शियल टर्म्स में हो गए। अब सिर्फ ये हमारी राष्ट्र की राजधानी सिर्फ नहीं बल्कि कमर्शियल कैपिटल भी एक तरीके से बन रहा है, जहाँ पे हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बॉम्बे से ज़्यादा है। हम यहाँ पर दिल्ली के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हर हालत में फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल हो सकता है और हम अपना पैसा बचा भी सकते हैं अगर हम लोग ढंग से हम चलें। क्या आम आदमी पार्टी की तरह आप भी प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने में विश्वास रखते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का एक तरीका अलग है। प्रॉपर्टी टैक्स पूरी के पूरा माफ तो लीगली भी नहीं किया जा सकता। यहीं पे अरविंद केजरीवाल ने एक जानबूझ करके ऐसा करा है। कल को वो कहेगा जी मैं तो करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, कि मैं तो करना चाहता हूं लेकिन हमारे पास में पूर्ण राज्य का दर्जा जब आएगा तो जब हम करेंगे। तो उनका रेज किया कि हेरिटेज प्रॉपर्टीज के लिए वेव किया गया, तो ये बाकियों के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल वो एग्जेम्पशंस हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेविंग ऑफ एंड एग्जेम्पशंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिबेट एग्जेम्पशन एंड वेविंग ऑफ। ये 3 चीजें हैं। देखिए यही जो है या तो केजरीवाल को पता नहीं है या पता होते हुए वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। रिबेट देना, एग्जेम्पशन देना, वेव ऑफ करना, दीज आर 3 टोटली डिफरेंट थिंग्स। आप एग्जेम्पशन दे सकते हो कि आपने सीनियर सिटीजन्स को एग्जेम्पशन दे दिया, आप एग्जेम्पशन दे सकते हो कि आपने हेरिटेज को एग्जेम्पशन दे दिया, आप एग्जेम्पशन दे सकते हो कि आपने जो है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को एग्जेम्पशन दे दिया, आप रिबेट दे सकते हो कि आपने अगर जो है इतने तारीख से पहले कर दिया तो आपको 99.9% का रिबेट है। लेकिन आप वेव ऑफ नहीं कर सकते हो। वेव ऑफ करने के लिए आपको कानून में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है, जो अरविंद केजरीवाल जानबूझ करके, या तो उनको पता नहीं है या अगर पता है तो वो जानबूझ करके नहीं बोल रहे। मास्टर सेलर भी हैं ऐसी स्ट्रेटजीज के, फ्री पावर, फ्री वाटर उनका पहले चल चुका है। कुछ नहीं ऐसा है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और कैप्टन अमरिंदर ने बिल्कुल सही बोला है कि इट इज लाइक अ समर स्टॉर्म, आया चला गया।
और mark my words, come to me again on 26, they will finish poor third in Delhi because of the way they have governed Delhi in last 2 years. People are fed up and everyone, हर कोई दिल्ली के अंदर उनसे नाराज और दुखी है। क्या आप लोग पंजाब वाली कोई स्ट्रैटेजी दिल्ली में अडॉप्ट कर रहे हैं आपको काउंटर करने के लिए? पंजाब डायरेक्टली वो लोग कैंडिडेट्स और लीडर्स को भी टारगेट किया उन्होंने, उनकी प्रॉपर्टी नहीं। पंजाब के इलेक्शंस में दिल्ली के अंदर जो हमने अरविंद केजरीवाल के बारे में एक्सपोज किया, उससे उन्हें पंजाब के अंदर भी फ़ायदा हुआ। दिल्ली के हमारे बहुत सारे लोग जो पंजाब के इलेक्शंस लड़े हैं, आपको मैं एक छोटा सा बताता हूं कि कैसे वो इलेक्शन लड़ते थे। हमारा पंजाब के मार्केट में गए, वहाँ पर सबको इकट्ठा किया, शॉपकीपर्स को, और कहा कि आप केजरीवाल के बारे में जो आपके दिमाग में है, आप दिल्ली में किसी को भी जानते हो, फ़ोन लगाओ, अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन लगाओ। वो अपने एक रिश्तेदार को बिठा करके किसी से भी, और जो आपको सपोर्ट कर रहा होता था उसी को कहते थे आप अपने किसी जान पहचान को फ़ोन लगाओ। वो अपने रिश्तेदार को फ़ोन लगाता था स्पीकर, और कहते थे ये हमारा फ़ोन ले लो और स्पीकर फ़ोन ऑन करो और आप सबके सामने पूछो। और वो उनसे जब पूछते थे और वापस दिल्ली के लोग जो उनको दिल्ली के बारे में बताते थे, ये स्ट्रैटेजी कर करके लोगों ने वहाँ पर पंजाब के अंदर लोगों को बताया कि जो दिल्ली में झूठ बोल करके आए हैं, आप पंजाब में उनसे सावधान रहना। तो 2013 में आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो रिड्यूस होके 8 पे रह गई थी, और जब 2015 का चुनाव हुआ तो 0 हो गई असेंबली इलेक्शन में। एक मेजर वजह ये रही कि कहा जाता है कि मैसिव जो 25% जो परसेंटेज पॉइंट जो आपने गेन किया, वो बहुत सारा दलित और मुस्लिम वोटर था, जो कि पहले 8 उन सीट में काफ़ी उनकी मात्रा थी, और जो वो भी शिफ्ट कर गया। इस बार आप अपना जो ट्रेडिशनल ये वोटर सपोर्ट बेस है, उसको वापस लाने के लिए आपने क्या किया है? खासतौर से कि आपको तब लाया गया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना के 2015 की हार के तुरंत बाद, तो आपने पिछले 2 साल में काम किया है ग्राउंड वर्क, तो क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है जिससे आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार आपकी अच्छी शोइंग होगी? देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों के अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाई इलेक्शंस हुए थे, 13 सीट्स पे 8 लाख वोटर्स ने वोट दिए हैं इन 13 सीट्स के बाई इलेक्शंस में। तो इससे बड़ा कोई ओपिनियन पोल नहीं हो सकता। आप लोग जो हैं सैंपल साइज छोटा छोटा लेकर के करते हैं, और इन जगहों में जहाँ जहाँ पर हमारे गरीब लोग, अनऑथराइज कॉलोनी, स्लम्स, जिन पोलिंग स्टेशंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जहाँ पर सफाई कर्मचारी, जहाँ पे माइनॉरिटीज़, जिन जिन जगहों के ऊपर थे, उन सब जगहों पे कांग्रेस जीती है। 13 में से इस वक्त हमारे 6 काउंसलर्स इन जगहों पे जीते हैं। आप पार्टी के सिर्फ 4 हैं और बीजेपी के 3 हैं। तो अगर जो है ये अगर बाई इलेक्शन, म्यूनिसिपल बाई इलेक्शंस की अगर आप बात करें, जो अभी एज रिसेंट एज मई इसमें हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये 8 महीने पहले की लोगों की रुझान को आप ज़्यादा सही मानोगे बनिस्बत 2 साल पहले के रुझान के, जब आम आदमी पार्टी को किसी ने ढंग से नहीं आजमाया था। तो पिछले 7-8 महीने पहले जो अभी म्यूनिसिपल बाई इलेक्शंस हुए थे, उसके रिजल्ट्स, और कल हमारे रजौरी गार्डन के जब बाई इलेक्शंस आएंगे, आप देखिएगा उसके अंदर जितने भी ऐसे जो तबके ट्रेडिशनल कांग्रेस के वोटर्स थे, वहाँ पर कांग्रेस जीतेगी। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, कल जब आप इसको देखेंगे तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखना कि पिछली बार कांग्रेस की वहाँ पे ज़मानत जब्त हुई थी, और कांग्रेस के सिर्फ 12% वोट्स कांग्रेस को उस सीट से मिले थे पिछली बार। तो अब की बार कितना मिलता है उस चीज़ को देखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। सेम कैंडिडेट हमारा अब है जो कैंडिडेट पिछली बार था। तो 12% से कांग्रेस ने कितना ग्रो किया उन बूथ्स में जहां पर जो ट्रेडिशनल कांग्रेस के थे, क्या वहां पे हम वापस आए नहीं आए, इस चीज़ को आप एनालाइज करोगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। और दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जो ये पूर्वांचली वोट बैंक था एक मेजर, ये भी शिफ्ट किया था, इसको आप पहले बाबल मिश्रा और लीडर्स आपके होते थे जो कि वहाँ काम करते थे, वो लोग भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हारे हैं, और अब आपकी एक नई लीडरशिप खड़ी हो गई वहाँ पे, उसको आप देखिए, इसमें बीजेपी भी मनोज तिवारी को लेके आई है उसके लिए, इसको बात को समझना पड़ेगा जी कि जो पूर्वांचल के वोट्स हैं वो सबके सब वोट्स की होप्स और एस्पिरेशंस हैं, और वो स्लम्स में, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं। और हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, जो कि उसके आगे कैरी फॉरवर्ड करने में आम आदमी पार्टी कामयाब नहीं रही है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन करने के प्रोसेस को आप लोग कवर करते थे। हमने 2007 में यूनियन गवर्नमेंट में रहते हुए हमने इसकी रेगुलराइजेशन का प्रोसेस और डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू किया।
हमने उस टाइम पे 2,900 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्बन डेवलपमेंट फंड में से हमने दिल्ली गवर्नमेंट को दिया। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने 1,200 करोड़ लगा के 4,100 करोड़ रुपए हमने खर्च किए उस 2007 से लेकर के 2008 से लेकर के 2012-13 तक के पीरियड में। उसके बाद में ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस एकदम से स्टैंड स्टिल हो गया। हमने अनऑथराइज कॉलोनीज के अलावा स्लम्स के अंदर हमने बात किया। हमने रेहड़ी पटरी वालों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हम लोग कानून लेकर के आए ताकि उनका इंप्लीमेंट करा जा सके। दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। ये सारे के सारा वो सेगमेंट है जो कि उनको सिर्फ इस वजह से खुशी नहीं मिलेगी कि कोई सिर्फ पूर्वांचल बात कर रहा है। उनको इस बात से खुशी मिलेगी कि कौन उनकी अनधिकृत कॉलोनीज में, कौन उनकी झुग्गी झोंपड़ी में, कौन उनके रेहड़ी पटरी लगाने वालों में, कौन रिक्शा चलाने वालों में उनकी मदद कौन कर रहा है, कौन उनकी बात को उठा रहा है और कौन उनको काम आगे करवा सकता है। तो बीजेपी की जो विनिंग स्ट्रीक यूपी उत्तराखंड में अभी देखिए, आपको लगता है वो दिल्ली में बिल्कुल नहीं चलेगी? क्योंकि ये जो है, ये इलेक्शंस जो हैं, ये इलेक्शंस जो है म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं। ये इलेक्शंस नालियों के, गलियों के, छोटे पार्कों के, सफाई कर्मचारियों के, छोटे प्राइमरी स्कूल्स के, ये इनके इलेक्शंस हैं। इस इलेक्शंस के अंदर केजरीवाल अपनी बड़ी बड़ी फोटो और होर्डिंग्स में भी झगड़ रहे हैं। वैसे तो झगड़ते ही हैं, होर्डिंग्स में भी झगड़ रहे हैं। और मोदी जी जो है अपनी बड़ी बड़ी तगड़ी फोटो, बेचारे मनोज तिवारी को पहले पीछे छुपा दिया, मनोज तिवारी को फिर आगे ले आए, किसी ने समझाया होगा एज आफ्टर थॉट। तो अब ये इनको समझ लेना चाहिए कि ये इलेक्शंस जो हैं ये इश्यूज के हैं, इसमें आपको सोल्यूशन देने पड़ेंगे। फर्क है, हमारा कैंपेन बिल्कुल फर्क है। हमने अपने कैंपेन होर्डिंग्स में सिर्फ हमने छोटा सा नारा दिया है, बहाने नहीं, करेंगे विकास, अनुभव है हमारे पास। तो 3 चीजें हैं, एक तो हम बहाने नहीं करेंगे, तू मैं नहीं करेंगे, झगड़े नहीं करेंगे, और दूसरा हम विकास करेंगे। और क्यों कर पाएंगे? क्योंकि अनुभव हमारे पास है। और उसके लिए हमने भी अपने सीनियर लीडर्स को निकाला है। हमने चिदम्बरम से फाइनेंशियल रोड मैप इसका बनवाया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मदद ली है। हमने इसके अंदर जयराम रमेश की मदद से हमने किस तरीके से जीरो लैंडफिल हम दिल्ली में कर पाएंगे, किस तरीके से एनवायरनमेंट हम ठीक कर पाएंगे, बीमारी और गंदगी की दिल्ली को हम दूर कर पाएंगे, उससे हमने उनसे मदद से हमने एक रोड मैप बनाया। हमने सलमान खुर्शीद की मदद से प्राइमरी हेल्थ का और शशि थरूर की मदद से प्राइमरी एजुकेशन का रोड मैप बनाया। तो हम अपने इन लीडर्स को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और हम इन स्पेसिफिक इश्यूज को टारगेट करके हम लोगों को कह रहे हैं कि भी कांग्रेस पार्टी सोल्यूशन ऑफर करती है। कांग्रेस पार्टी झगड़े, तू मैं इन सब चीजों में हम विश्वास नहीं करते, हम सोल्यूशंस में विश्वास रखते हैं। आप हमें वोट दें, हम इन अपने एक्सपर्ट्स के साथ में जो अनुभव है और वर्ल्ड क्लास हम गवर्नेंस का हम एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हम लेकर के आएंगे। शीला दीक्षित जी की 3 टर्म सरकार रही, 15 साल आप भी उसमें पहले वाले उसमें मिनिस्टर रहे, और अब जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं, कई पुराने मंत्री और कई पुराने एमपीज़ काफ़ी नाराज़ हैं जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ। वो कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो क्या ये ज़रूरी नहीं था कि कांग्रेस इस वक्त एक यूनाइटेड तरीके से इस इलेक्शन में जाती, बजाय कि विद इन दी पार्टी जो पुराने लीडर रहे हैं जिनका अपना अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है दिल्ली में, बजाय वो नाराज़ होते? बिल्कुल, ये तो बेहतर है, होगा ही कि भी अगर सब लोग मिल कर के चुनाव लड़ें, सब लोग अगर मिल कर के काम करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम इन सब लोगों से संपर्क में हैं। और साथ साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अच्छे चेहरे, फ्रेश चेहरे, नए चेहरे सामने आए, जो हमारी कोशिश है। इसलिए हमने डेडिकेटेड कॉल सेंटर और कंट्रोल रूम के तहत के माध्यम से हमने 39,098 वर्कर्स से रिकॉर्डेड प्रेफरेंस कैंडिडेट्स की हमने उनसे जानी, और उनसे जो रिकॉर्डेड प्रेफरेंस जान करके हमने जो एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम कॉल सेंटर बनाया, हमने उसको ध्यान में रख करके टिकट्स बांटी हैं। तो इसमें कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, कुछ एमएलएज के, पुराने एमएलएज की कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 सीट्स हैं, तो पहले उनको चारों की चारों मिलती थी, तो अब 3 मिली हैं, क्योंकि चौथा में वर्कर्स किसी और को चाह रहे हैं। तो ये एक नाराजगी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर वर्कर्स हमारे खुश हैं कि वर्कर्स की प्रेफरेंस को तवज्जो दी गई है। आप पिछले काफ़ी टाइम से आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको अभी आपने जो ये शुंगलू कमेटी वाला भी था, वो आपने आरटीआई आपने कहा कि आपने फाइल करी और वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन निकाली कि उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, कैसे लैक ऑफ गवर्नेंस है, और पर आपने उसमें करप्शन भी एलेज करी कि गवर्नमेंट में। पर मैंने नहीं एलेज करी, शुंगलू कमेटी नहीं कहा कि करप्शन है। शुंगलू कमेटी ने गवर्नेंस पे नहीं, करप्शन पे। अब अगर मान लीजिए केजरीवाल अपने रिश्तेदारों को नौकरी देते हैं, तो वो करप्शन नहीं है क्या?
अगर शुंगलू कमेटी ये कहते हैं कि 24 अनशेड्यूल्ड फॉरेन विजिट्स थी बगैर किसी के परमिशन की, तो वो करप्शन नहीं किया ये है। प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स प्रोसीजरल नहीं है। अच्छा। कैसे प्रोसीजरल है? अपने रिश्तेदार को आप नौकरी दे रहे हो, आप अगर एलजी से जो है 1 रुपए के ऑनरी तनख्वाह के ऊपर आप नौकरी किसी को लेकर दे रहे हो और उसके बाद अपने आप उसको 1.5 लाख रुपया महीने की सैलरी और एरियर्स दे देते हो, 6 लाख का उसको फायदा पहुंचा दिया और हर महीने 1.5 लाख दे रहे हो, तो ये करप्शन नहीं है क्या? करप्शन का डेफिनेशन केजरीवाल जब ऑपोजिशन में होते हैं तो उनके लिए दूसरा हो जाता है, जब चीफ मिनिस्टर होते हैं दूसरा हो जाता है क्या? उन्होंने अपनी पार्टी को सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन अलॉट कर दी, तो क्या वो करप्शन नहीं है क्या? और वो कहते हैं कि कांग्रेस, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कांग्रेस और आज जीरो पे है, पर उनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसका जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है, हमें ऑफिस 125 साल बाद मिला है और केजरीवाल को आए हुए 125 महीने नहीं हुए। और वो इसका क्या मतलब है कि जो उनका मिनिस्टर, अब आप बताएं कि उन्होंने बंगलो कैसे लिया, ये भी आपके सब व्यूअर्स को पता चलना चाहिए। उनका मिनिस्टर के नाम पे बंगलो था, मिनिस्टर करप्शन के चार्ज में पकड़ा गया, उसके बाद में उसको रिजाइन करना पड़ा। इन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और वो बंगलो अपने नाम, पार्टी के नाम पे कर दिया। क्या ये अलाउड है कहीं पे? क्या ये प्रोसीजर है? क्या किसी कहीं पे ये प्रोसीजर अलाउड है कि मिनिस्टर करप्शन के चार्ज में फंस गया, मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और उस बंगलों को कैबिनेट डिसाइड करके अपनी रूलिंग पार्टी को अलॉट कर रही है? सैकड़ों करोड़ का आईटीओ के ऊपर एकड़ों का प्लॉट, उसके बाजू में कांग्रेस पार्टी को प्लॉट उसके बाजू में अलॉट हुआ है 125 साल के बाद। और दिल्ली के अंदर लैंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो प्रोसीजर नहीं है, नियत की बात है, सोच की बात है। अपने आप मिनिस्टर्स अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को नौकरी पे लगा दें, चीफ मिनिस्टर अपने रिश्तेदारों को नौकरी पे लगा दें। 39 लोगों को इन लोगों ने दिल्ली डायलॉग 29 लोगों को दिल्ली डायलॉग कमीशन में सारे प्रोसीजर छोड़ करके लाखों रुपए महीने पे नौकरी पे लगा रहे हैं, उनको तनख्वाहें लाखों रुपए दे रहे हैं और सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और वो सफाई कर्मचारी 5 बार हड़ताल पे जा रहे हैं। ये प्रोसीजर का क्या लैप्स है? इजंट इट करप्शन? कहीं ऐसा तो नहीं कि म्युनिसिपल इलेक्शन भी बीजेपी आपके कंधों पे जीत जाएगी? बिकॉज आप जिस तरीके से नहीं, म्युनिसिपल इलेक्शन बीजेपी, सुन लीजिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी की मदद कर रही थी। अच्छा, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट 27 नवंबर से आई हुई है और 22 फरवरी को मैंने आरटीआई डाला, तब जाकर के उन्होंने रिलीज किया। 27 नवंबर से लेकर के उन्होंने जानबूझ करके रिलीज नहीं किया क्योंकि इनके वो लोग चाहते नहीं थे कि गोवा और पंजाब के इलेक्शन से पहले रिलीज हो जाए ताकि वहां पे जो वोट काट सकें वो कांग्रेस के वोट काट सकें। आपको एक अपना परसेप्शन आम आदमी पार्टी का चेंज करना पड़ेगा, कल से चेंज हो जाएगा, 26 को पूरा चेंज हो जाएगा। गौरव जी, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। एक बात, दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि वो कांग्रेस को हराए। गोवा के अंदर उन्होंने क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर इसलिए प्रोजेक्ट किया क्योंकि क्रिश्चियंस कांग्रेस को वोट देते थे। 6% 7% जो उन्होंने वोट लिया, वही डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी का था। वो वोट कांग्रेस को पड़ते, गोवा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती। उन्होंने दिल्ली के अंदर किसी दलित को आम आदमी पार्टी ने अभी तक मिनिस्टर नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने वहां पर इसलिए प्रॉमिस किया कि दलित को हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे क्योंकि वो ट्रेडिशनल कांग्रेस के वोटर्स थे। वो चाहते थे कि वो कांग्रेस को वोट कट करके उनके पास में जाए। तो आप उनके डिजाइन को आप समझ लें, वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को मदद करने के लिए, कांग्रेस को नुकसान करने के लिए उनको पैदा किया गया। और आगे धीरे धीरे करके जब आप खुद पाएंगे तो बहुत सारे लोग जो उसमें मुगालते में हैं कि ये ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं, उनको पता नहीं कि जिनको ऑल्टरनेट बनाने की बात सोच रहे हैं वो पीछे से दोनों के दोनों मिले हुए हैं। नहीं तो 27 नवंबर से लेकर के कोई कारण नहीं था शुंगलू कमेटी के ऊपर बैठे हुए। और मैंने जिस वक्त नजीब जंग को हटाया गया था अनसेरेमोनियसली, मैंने उस टाइम पे भी कहा था, आप मेरे स्टेटमेंट्स उठा करके देख लीजिए, मैंने कहा था कि नजीब जंग को इसलिए हटाया गया है दिसंबर एंड में क्योंकि वो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहते थे। वो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक ना कर पाए, इसलिए उनको हटाया गया है। और ये मैंने बड़ी जिम्मेवारी से कहा था और मैंने कहा था कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि वो उसकी पब्लिक रिपोर्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्हें हटाया गया। लिहाजा हमने 22 फरवरी को हमने खूब चिट्ठियां लिखी, नहीं किया। 22 फरवरी को हमने आरटीआई लगाया और आरटीआई का जब जवाब आया तो 30 मार्च और 31 मार्च के आसपास तो आपने देखा। तो आप क्या मानते हैं कि जो पिछले 2 साल में जो आपके बहुत सारे एमएलएज मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी जो चार्जेस लगे और जिसको वो कहते रहे कि ये सेंटर की तरफ से मोटिवेटेड है और कुछ उनका एफआईआर्स वगैरह में दम नहीं है, क्या आपको लगता है कि सीबीआई ने कितनी एफआईआर करी हैं? जब हमारे शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट जिस वक्त आई थी और सीएजी की रिपोर्ट आई थी सुरेश कलमाड़ी के अगेंस्ट, तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मैंने उस वक्त सुरेश कलमाड़ी के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करी थी। अब आप समझ लीजिए, अब आपने प्रश्न पूछा तो जवाब भी सुन लीजिए, सबको समझना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीई एंड एफआईआर।
आप लोग लीक करते हुए स्टोरी सुनते होंगे कि पीई सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर दिया। पीई इज नथिंग। सीबीआई अगर मान लीजिए किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहती है तो एन एफआईआर हैज टू बी लॉन्च्ड। पीई की खबर कभी भी आपको पता भी नहीं चलता होगा। रोजाना के सैकड़ों पीई जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो सीबीआई करती है, रोजाना की सैकड़ों होती हैं। आपको पता भी नहीं चलता होगा, हमको पता भी नहीं चलता। पीई होती है, खुलती है, बंद हो जाती है, खुलती है, बंद हो जाती है। लेकिन पीई लीक हो रही है ताकि ये बेचारा बन सके, ताकि इनको ऑल्टरनेट बना सके। अब एक और आया कल परसों की पीई एक और जगह पे सत्येंद्र जैन का हुआ। पी इज नथिंग, पी इज जस्ट आई वॉश। क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च हुई है? क्या किसी की एफआईआर लॉन्च हुई है कभी तक के? नहीं किसी की हुई एफआईआर लॉन्च। पर इनके जो एमएलएस वगैरह के अगेंस्ट तो काफी सारे एमएलएस के अगेंस्ट जो भी हुआ है, जो भी जैसे इसका तोमर का हुआ था। तोमर का इसलिए हो गया था क्योंकि बार काउंसिल ने इंक्वायरी करके पाया कि उसके अगेंस्ट, और कोर्ट रिलेटेड मैटर था। तो जो भी कोर्ट रिलेटेड मैटर थे उसके अंदर हुए हैं। अच्छा। कोई भी अपने आप जो है सीबीआई ने या दिल्ली पुलिस ने अपने आप में जाकर के कभी भी किसी के अगेंस्ट, इनके कम से कम जो बड़े मिनिस्टर्स हैं सिवाय उसके अगेंस्ट किसी के भी नहीं किया। आप देखिए मिनिस्टर्स इनके हट गए करप्शन में, लेकिन अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं। आपको लगता है बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही है? बीजेपी एक अजीत का बड़ा पुराना चुटकुला था कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को लिक्विड ऑक्सीजन में डालना चाहती है ताकि जो है वो जिंदा भी रहे, और इतना ही जिंदा रहे कि एक बियॉन्ड अ पॉइंट ना जा सके, मरने नहीं दें ताकि कांग्रेस के वोट काट सके। और इसलिए पीई होगा, एफआईआर नहीं होगा। इसलिए उनके अगेंस्ट बोला जाएगा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ में मिली भगत होकर के लड़ेंगे, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। शुंगलू कमेटी बनी, थोड़ी थोड़ी करके लीक हुई, लेकिन पब्लिक नहीं हुई। तब तक पब्लिक नहीं हुई जब तक कि मैंने वहां पे आरटीआई का विद इन आरटीआई जाकर के नहीं लिया। 27 नवंबर से लेकर के 30 मार्च तक के पेंडिंग पड़ी रही। वहां पे से किसी ने भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट बना सके। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि 26 तारीख को काफी सारे भ्रम लोगों के टूटेंगे और सच्चाई सामने आएगी। कुछ भ्रम कल भी टूटेंगे। चलिए अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।